हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। आपकी 9th कक्षा की सामाजिक विज्ञान इस YouTube चैनल के माध्यम से जारी करवाई जाएगी। उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपकी कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, अध्याय है भारत आकार और स्थिति। तो पहले हमें इसका अर्थ समझने की जरूरत है। आकार का मतलब क्या है? एरिया। कैसे भाई, आपके मान लो घर कितना बड़ा है, ठीक है ना, उसका कितना एरिया है। तो ऐसे ही भारत एक देश है, तो भारत का कुल एरिया कितना है। स्थिति का मतलब क्या है कि वो कहाँ पर है। जैसे आपका घर है, उसका एक एड्रेस है, ठीक है भाई, कौन से देश में, कौन से स्टेट में, कौन से ज़िले में, और ज़िले में कौन सा गांव है या शहर है, ठीक है। उसमें मकान नंबर आपका क्या है, ऐसे पिन कोड, तो वो है स्थिति। तो ये हमारा चैप्टर है कि भारत का एरिया कितना है और भारत की विश्व मानचित्र पर स्थिति कहाँ पर है। हम कहाँ पर उंगली लगाकर ये कह सकते हैं जी ये हमारा देश है, ठीक है। तो स्थिति, मुख्य भूमि भारत की 8 डिग्री 4 मिनट, ये होता है डिग्री, ये होता है मिनट, ये होता है सेकंड, ठीक है। अब ये बताऊंगा इसका अर्थ क्या है। और से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच फैली हुई है, और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच है। अब इसका अर्थ क्या है ये हम अभी इस मैप से समझेंगे। आपको ये तो पता है पृथ्वी गोल है और थोड़ी सी चपटी है, बल्कि ठीक है ना, ऊपर के जो दोनों सिरे हैं वो थोड़े से चपटे हैं, जिससे कि बीच का जो भाग है वो थोड़ा फैला हुआ है, ठीक है ना। अगर हम किसी गोल चीज को ऊपर और नीचे से दबा देंगे तो उसकी साइडें थोड़ी सी निकल जाएंगी, जैसे गुब्बारे को अगर हम देखें, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये है। अब इस पर ये हमारा एक पृथ्वी है गोल। अब गोल कोई भी वस्तु होती है, गोल वस्तु की जो टोटल डिग्री होती है कितनी होती है, 360, ठीक है। 360 डिग्री का एक वृत्त होता है, एक गोलाकार होता है, ठीक है ना। तो उस वृत्त के 360 डिग्री होती हैं। और जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटे में क्या करती है, अपने जो धुरी है उसकी, उस पर घूमती है वो। तो उस पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। जो हिस्सा पृथ्वी का सूरज की तरफ आता चला जाता है वहां पर दिन होता है, और जो सूरज से दूर चला जाता है वो क्या होता है, वहां पर रात हो जाती है। तो वो अपने उस पर घूम रही है, धुरी पर घूम रही है, और जो वो धुरी है वो उसकी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मान लो पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, यहां से कितना है 23.5 डिग्री झुकी हुई है वो, ठीक है। तो ये झुकी हुई होने के कारण अब उसका कुछ हिस्सा सूरज की तरफ होगा, कुछ हिस्सा सूरज की तरफ नहीं होगा। तो जो सूरज की तरफ होगा वहां दिन होगा, जो उससे दूर होगा वहां पे रात होगी, ठीक है। ये पता चल गया धुरी पर कितने हैं, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये पता चल गया पूरे वृत्त की या पूरी पृथ्वी के कितने डिग्रीज हम मान सकते हैं, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को अगर 24 घंटे, दिन में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो अगर 24 घंटे से भाग कर दिया जाए तो 1 घंटे में कितनी डिग्रीज आ गई, 15 डिग्री। यानी 1 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना घूमती है, 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट को अगर 15 से भाग कर दिया जाए तो कितना आया, 4। तो यानी कि 1 डिग्री किसके बराबर है, 4 मिनट के बराबर, ठीक। तो यहां तक आपको समझ में आया कि पूरी पृथ्वी एक वृत्त है, गोलाकार है। एक वृत्त की, एक गोलाकार आकृति की जो
कुल डिग्री होती है वो 360 डिग्री होती हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और वो अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है जिससे दिन रात होते हैं, वो सूरज का भी चक्कर लगा रही है जिससे कि मौसम बदलते हैं। ठीक है ना, जो हिस्सा सीधा डायरेक्ट सूरज के उस पर आ जाता है उसमें वहाँ गर्मी हो जाती है, जहाँ वो उससे दूर चले जाते हैं तो वहाँ पर सर्दी जैसा मौसम होता है। ठीक है, तो वृत्त पर झुकी हुई है वो और सूरज का वो चक्कर लगा रही है, तो सूरज का चक्कर लगाने से तो मौसम बदलते हैं और वो खुद अपनी धुरी पर घूम रही है, उसके कारण दिन और रात होते हैं। तो उन 360 डिग्री को 24 घंटे से भाग कर दिया तो कितना आया, 15 डिग्री प्रति घंटा। और उस 15 डिग्री से, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो उस 15 डिग्री से जब 60 को भाग कर दिया तो 1 डिग्री के पीछे कितने मिनट आए, 4 मिनट। तो यानी 1 डिग्री कितने की है, 4 मिनट की। अब ये हमने सीखा क्यों कि 4 मिनट हैं, 15 डिग्री हैं, 1 घंटा कैसे, ये इसलिए सीखा हमने क्योंकि ये हमारा एड्रेस है, विश्व के मानचित्र पर ये भारत का एड्रेस है। ठीक है, तो भारत का एड्रेस हमें पता चल गया, उस एड्रेस में भी अब हमारे घरों का क्या एड्रेस है वो भी हम इससे निकाल सकते हैं, और वो कहाँ पर है, उत्तर में है, पूर्व में है, ये हम उसका पता लगा सकते हैं। तो इसी एड्रेस को आसान बनाने के लिए, समय को निर्धारित करने के लिए क्या किया गया, एक काल्पनिक रेखाएं लगाई गई। जैसे ये बीचों बीच काल्पनिक रेखा लगाई गई है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे। तो इसको बोलते हैं कि उत्तरी गोलार्ध, ऊपर के भाग को, ये 0 डिग्री, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है ना, जिसने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है, भूमध्य यानी कि भूमि के मध्य में है ये वैसे कोई लाइन नहीं खींची हुई, ये सिर्फ क्या है, काल्पनिक लाइन है। और हमने इसको क्यों खींचा है, ताकि हमें स्थिति और स्थान और समय की सही हम अंदाजा लगा सके, हम हर जगह को उसको एक तरीके से एड्रेस दे सकें कि ये यहाँ पर है। तो ये हमने काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं। अब इससे ऊपर 23.5 पे जाके कर्क रेखा आएगी, इससे नीचे 23.5 पे जाके मकर रेखा आएगी। तो ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, निचले को भाग को क्या कहते हैं, दक्षिण गोलार्ध। तो अगर हम ये कहें कि 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ है तो हम उसका पता लगा सकते हैं कि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। 0 डिग्री से अगर कोई हम कहें उत्तर की तरफ है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। तो हमारा जो अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 डिग्री उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच। यानी कि हमारा जो भारत है वो कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। एक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देशांतर रेखाएं क्या है, तो देशांतर रेखाएं क्या है, ये भी काल्पनिक कोणीय रेखाएं हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ खींची हुई हैं। ठीक है ना, ये हमें क्या बताती हैं, इसको भूमि को ये 2 उसमें बांट देते हैं गोलार्धों में। कौन कौन से, एक तो पूर्व, ये तो पूर्व हो गया, ठीक है, और ये हो गया पश्चिम। तो पहले ने अक्षांश रेखा ने किस में बांटा था, उत्तर और पूर्व में। अब इन देशांतर रेखाओं ने, ये देशांतर रेखाएं कोणीय रेखाएं हैं, ठीक है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पूर्व और पश्चिम में। यहां 0 डिग्री स्टार्ट होता है, कहां से होता है, ये होता है इंग्लैंड के जो लंदन है वहां से ये गुजरती है। इसको कह दिया 0 कि भाई यहां से शुरुआत मानेंगे। ये काल्पनिक है, ये कोई जरूरी नहीं है, कहीं से भी मानी जा सकती थी। उस समय अंग्रेजों का राज चलता था तो उनकी जो ऑब्जर्वेटरी थी उसके पास से इसको लाइन को गुजार दिया गया, क्योंकि उन्हीं की चलती थी। ठीक है ना, अंग्रेजों का ही राज था ज्यादातर जगहों पे, तो इसलिए इसको 0 डिग्री मान लिया, रेफरेंस लाइन मान ली। ठीक है ना, हमने इसको मील का पत्थर मान लिया। बस ये तुम मान सकते हो, जब कहीं ठड्डी गाड़ देते हैं ना कि भाई ये है, यहाँ से मपाई होगी सबकी, तो ये एक तरीके से ठड्डी गाड़ दी 0 डिग्री की। अब इस साइड पूर्व, इस साइड पश्चिम, तो सूरज निकलता किस साइड से है, पूर्व की साइड से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इस साइड सूरज निकलेगा, ठीक है ना, यहाँ से होता 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 ऐसे 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 फिर उस साइड जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि इस तरफ जब हम जाएंगे तो टाइम बढ़ता है, ठीक है ना, प्लस होता है टाइम,
कैसे? अगर यहाँ पे मान लो 12 बजे हैं दिन के, तो इससे 15 डिग्री इधर, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटा बदल जाता है। 1 डिग्री में 1 डिग्री 4 मिनट का है, 15 से 4 को गुणा करेंगे तो 60, ठीक है ना। तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा 15 डिग्री पे जाके आ जाएगा। तो 1 डिग्री पे इधर टाइम बढ़ेगा, तो यानी कि यहाँ 15 डिग्री पे 1 मिनट, 1 घंटा बढ़ गया, तो यहाँ 1 बजा होगा उस टाइम जब यहाँ, क्योंकि यहाँ तो सूरज बाद में पहुंचेगा, इसलिए यहाँ पे 12 बजेंगे बाद में, और यहाँ 1 बज चुका होगा उस समय। समझ में आई बात? तो इस तरफ टाइम बढ़ता चला जाएगा। फिर 30 पे जाके 2 घंटे, ठीक है, 45 पे जाके 3, 60 पे जाके 4 घंटे। तो ऐसे करते करते आगे समय बढ़ता चला जाएगा। जितने डिग्री होंगे उतना ही समय उसमें डिग्री से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 डिग्री 4 मिनट की है, तो जहां पर हमारा जगह होगी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं समय को, कि कितना ग्रीनविच, इसको, इस लाइन को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन। तो इससे हमारा देश कितना आगे है, मान लें उसका समय कितना आगे है, क्योंकि हमारा देश किस में पड़ रहा है? पूर्वी देशांतर में, ठीक है ना। दोनों मतलब पूरा भारत किस में है? पूर्वी देशांतर में और उत्तरी गोलार्ध में। समझ में आई यहां तक भी बात? ठीक है। तो अब भारत का जो टाइम है, हमने टाइम लिया हुआ है 82 डिग्री से, 82 डिग्री से, 82.5 डिग्री से। तो 82.5 डिग्री ये इलाहाबाद है यूपी में। यूपी के इलाहाबाद के मिर्जापुर या नैनी गांव से ये निकलती है रेखा। इस रेखा से ही, जैसे यहाँ पर इस रेखा से पूरे विश्व की वो टाइम की तुलना की जाती है, तो इस रेखा को भारत के समय की मानक रेखा माना जाता है। पूरे देश में, भारत में एक ही समय है। मान ले 6, अगर अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि सूरज पहले निकलेगा, वो ज़्यादा पूर्वी देशांतर की तरफ है यहाँ पे, ठीक है, तो उत्तरांचल में पहले सूरज निकलेगा, लेकिन जब उत्तरांचल में भी 6 बजे होते हैं, उस समय गुजरात में, क्योंकि वो हमारा उससे कम पूर्व दिशा में है, वो 67 पे है, वो उधर ज़्यादा है, तो वहाँ पर 2 घंटे के बाद सूरज जाता है जब अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर भी 6 ही बजे होते हैं, क्योंकि जो हम टाइम लेते हैं वो टाइम कहाँ से लेते हैं हम? वो टाइम लेते हैं हम 82.5 डिग्री से ही लेते हैं हम, ठीक है। समय एक ही है हमारा। अगर हम सूरज के हिसाब से लेते तो यहाँ 6 कभी बजते, यहाँ 6 कभी बजते, क्योंकि फिर तो जब सूरज निकलता तब हम कह देते हैं हाँ जी अब 6 बज गए। तो ऐसे हमारे सारे देश की गड़बड़ी हो जाती। मान लो एक ट्रेन है गुजरात से चली, लेकिन जैसे जैसे वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएगी तो उसको बार बार अपनी घड़ी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अलग अलग टाइम जोन से निकलेगी, ठीक है ना। डिग्री पे फर्क पड़ता चला जाएगा टाइम का। तो पूरा जो तंत्र है, या एक ऑफिस है मान लो वो पूरब की तरफ है, तो एक तरफ पश्चिम की तरफ से एक आदमी गया पूरब की तरफ, ठीक है, तो उससे क्या होगा? क्या पता वो जब तक ऑफिस पहुंचे वो ऑफिस बंद होने का समय हो गया हो, क्योंकि टाइम का फर्क पड़ता चला जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ एक ही रेफरेंस टाइम मानक समय लिया गया है 82.5 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको कुछ क्लैरिटी आई। आगे थोड़ा सा और देखते हैं। भारत का आकार के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का आकार है। जैसे हमारे घर का आकार होता है ना भाई, इतने गज है, तो ये है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत का उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना विस्तार है? 3214। यानी कि अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलें, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ चलें, तो कितना आएगा वो? 3214 किलोमीटर। और जब हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलेंगे तो वो कितना आएगा? 2933 किलोमीटर। ये हमारा मैप है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कहा था? 37 डिग्री 6 मिनट। अब ये 6 मिनट का भी थोड़ा हमें बताना भूल गया। एक डिग्री जो डिवाइडेड है, ठीक है, वो 60 मिनट में डिवाइडेड है। कितने में? 60 मिनट्स में। और 1 मिनट कितने में डिवाइडेड है? 60
सेकंड्स में। यानी कि 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पे जब हम जाएंगे तो उसके कितने भाग हैं, 60 भाग का अंतर है। और 1 मिनट से दूसरे मिनट पर जब हम जाएंगे तो उसमें भी 60 भागों में बांटा हुआ है, ताकि हमें हर जगह की सही लोकेशन का पता चले। हम देखते हैं ना गूगल अर्थ से, गूगल मैप से देखते हैं, जब हम अपनी लोकेशन देखते हैं तो वो इन्हीं आधार पे वो लोकेशन आती है, हमारी कोऑर्डिनेट्स आते हैं कि कहाँ पर कितना उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिण में है, पूर्वी देशांतर में है या पश्चिमी देशांतर में है। तो हमारा देश देखिए यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और ऐसे ही, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है उत्तर से दक्षिण की तरफ, 3214 किलोमीटर। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। और ये कितने किलोमीटर है, 2933। तो लगभग बराबर सा है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, थोड़ा सा उत्तर से दक्षिण का जो एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद है भारत तथा विश्व। अब भारत विश्व में कहां पर है, कि कौन से स्थान पर है, कितना बड़ा है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पे है, यानी 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, उसके बाद कनाडा, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि अमेरिका यूएसए, उसके बाद चीन, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे 7वें नंबर पे भारत। ठीक है, और अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति व्यापार वगैरह के हिसाब से बहुत बढ़िया स्थिति है। हम यहाँ पर जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर भारत के नाम पर ही पड़ा है, तो आप इसकी स्थिति देख सकते हैं कि केंद्रीय स्थिति है। और यहाँ पर क्योंकि हिंद महासागर के शीर्ष स्थान पर भारत है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आसपास सारे का सारा हिंद महासागर है। तो इसके कारण क्या है, जितने भी व्यापारी जो रूट्स हैं, यानी कि क्योंकि ज़्यादातर व्यापार समुद्र से होता है, तो जितने भी समुद्री रास्ते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे हिंद महासागर से होकर जाते हैं और लगभग भारत से इसीलिए सभी देशों के व्यापारिक संबंध हैं। और भारत का अगला हमारा टॉपिक क्या है इसमें, कि भारत के पड़ोसी देश। अब पड़ोसी देश क्या, उत्तर पश्चिम में देखिए, ये रहा उत्तर पश्चिम, ये यहाँ पर कौन से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। उत्तर में, ये उत्तर है हमारा, उत्तर में चीन, नेपाल, ये नेपाल रहा, और ये रहा भूटान। तो उत्तर में हमारे ये 3 देश हैं। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, ये म्यांमार है, ये देखिए, और ये है बांग्लादेश। ठीक है ना। उसके बाद समुद्र पार कौन सा है, एक तो मालदीव है, ये रहा, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, और एक है श्रीलंका, ये रहा श्रीलंका। तो इस प्रकार से ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब इसके जो पाठ्य पुस्तक के आपके प्रश्न हैं वो हम यहाँ पे करते हैं। पहला, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर दीजिए। पहला, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है और 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री से गुजरती है कर्क रेखा। इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, क्योंकि 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा, उसके आपके समानांतर ये जो रेखा है वो गुजरती है। और ये लगभग भारत को 2 भागों में बांटती है। तो इसमें हमारे 7-8 राज्य आते हैं, तो उसमें उड़ीसा नहीं आता, तो इसका उत्तर क्या है, उड़ीसा। और इससे गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। आगे ये प्रश्न आपके आएगा भी, कहाँ से गुजरती है। तो दूसरा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर। तो हमने क्या किया था, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, क्योंकि है तो ये पूर्वी हिस्से में ही। उसके बाद तीसरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो किस देश को छूती हैं, नेपाल में। ये हमारा कौन सा है, उत्तर का हमारा पड़ोसी देश है। ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप हमारा
द्वीप श्रृंखला है, एक हमारी अंडमान है और एक हमारी लक्षद्वीप है। उसके बाद पांचवा, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए आएगा, आप बताइए वह किस देश का निवासी है। एक मिनट में आपको ये दिखा दूं। यहाँ पर है लक्षद्वीप, ये जो ठीक है ना छोटे छोटे से द्वीप हैं, और ये है अंडमान एंड निकोबार, ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर और ये है हिंद महासागर। तो कौन से देश से हमारी वो नहीं लगती? भूटान से लगती है, हमने किया था, बांग्लादेश से लगती है, नेपाल से लगती है, ताजिकिस्तान से हमारी जो सीमा है वो नहीं लगती। उसके बाद दूसरा है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारे दो द्वीप समूह हैं। उसके बाद दक्षिण में कौन कौन से हमने किए थे? श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो ये हमने अभी किए थे कि भारत जो है वो 7वें नंबर पर आता है, तो वहां से ऊपर से आप इनका नंबर वाइज कर सकते हैं, नहीं तो ये यहां पर 6 देश आपके दिए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा है, हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। उत्तर पश्चिम में कौन सा है? पाकिस्तान। उत्तर तथा उत्तर पूर्व में चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। उसके बाद ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 राज्यों से हमारी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। उसके बाद सूर्योदय उत्तरांचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? तो भाई जो अरुणाचल प्रदेश है वो कहाँ पे पड़ता है? ज्यादा पूर्व में पड़ता है, ठीक है ना, 97 डिग्री 25 मिनट्स पर। और जो गुजरात का वो सबसे लास्ट हिस्सा है भारत का, वो 67 डिग्री पे पड़ता है। ठीक, तो अब उन दोनों में बहुत अंतर है, तो सूरज तो पहले पूर्व दिशा में ही आएगा, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले दिखाई देता है और गुजरात में आते आते उसको 2 घंटे का समय लग जाता है लगभग। लेकिन हमारे देश में सारे जगह पर एक ही समय होता है। मान लो 6 वहां पे बचे हैं तो 6 ही गुजरात में भी बजे हुए हैं। उनको अलग अलग ये नहीं है कि भाई सूरज 6 बजे अरुणाचल प्रदेश में निकल गया और गुजरात में 8 बजे निकला तो गुजरात में टाइम 8 बजे को 6 बजे कर दिया कि भाई जब सूरज निकला तो वही 6 बजे है। हम मान लेते हैं कि लगभग 6 बजे, ऐसा नहीं है। इससे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी पूरे देश में। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि 82.5 डिग्री जो कि गुजरात उसके यूपी के मिर्जापुर या नैनी गांव से जो निकलती है, जो रेखा एक देशांतर रेखा है, उसको हमने क्या मानना हुआ है? भारत की मानक रेखा मानना हुआ है। ठीक है, जैसे 0 डिग्री जिसको हम ग्रीनविच बोलते हैं, जो इंग्लैंड से गुजरती है, उसको हमने पूरे विश्व के लिए मानक रेखा मानना हुआ है। तो ऐसे ही भारत के लिए हमने 82.5 डिग्री मानक रेखा को मानना हुआ है। तो उसी से हम पूरे देश का जो समय है वो निर्धारित करते हैं। इसलिए पूरे देश में भारत के एक ही समय मिलेगा, एक ही टाइम जोन मिलेगा। लेकिन जो बड़े देश हैं वहां अलग अलग भी मिल सकते हैं, जैसे कि रसिया एक बड़ा देश है, तो वहां पर 11 समय जोन हैं, 11 टाइम जोन हैं। तो यानी कि हर एक जोन में जाने के बाद उनको अपनी घड़ी को सेट करना पड़ता है दोबारा। तो यहाँ क्या है, ऐसा भारत के मानक समय के कारण होता है। 82.5 पूर्व देशांतर के समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। पूरे देश की घड़ियां इसी मानक समय के अनुसार चलती हैं। कोई स्थान पूर्व में है अथवा पश्चिम में, सभी स्थानों पर एक ही समय रहता है। तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अलग अलग जगह पे जाने पे हमें अपनी घड़ी को दोबारा
सेट करना पड़ता, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती। कोई ट्रेन मान लो पश्चिम भाग से चली और वो पूर्व की तरफ जाएगी, तो उस ट्रेन का जो समय है, ठीक है, उस ट्रेन को बार बार अपना समय बदलना पड़ेगा। जैसे ही वो एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाएगी तो उससे गड़बड़ी होने की संभावनाएं ज़्यादा है। मान लो एक ऑफिस दूसरे टाइम जोन में है, एक ऑफिस दूसरे टाइम जोन में है, तो हमें अगर दूसरे ऑफिस जाना पड़ेगा तो जब तक हम जाएंगे अब तक वो कह दें जी हमारा तो टाइम हो गया और वो ऑफिस को बंद कर दें, ठीक है। तो ये गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए एक ही टाइम जोन पूरे भारत में रखा गया है। चौथा क्वेश्चन है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से उसको किस प्रकार के लाभ प्राप्त हुए। तो हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति केंद्रीय है, इसका क्या क्या फायदा भारत को मिला। इस स्थिति के कारण भारत से जलमग्न द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण जलमार्ग ठीक है, जलमार्ग द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में पहुंचा जा सकता था। यानी कि आसपास के जितने भी देश थे, चाहे वो पूर्व अफ्रीका था, पश्चिमी एशिया था, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया था, उन सभी देशों में जलमार्ग के द्वारा पहुंचा जा सकता था। दूसरा, इन देशों तक पहुंच के कारण भारत ने इन देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंध स्थापित किए। जब हम वहां तक जा सकते तो सीधी सी बात है हमारे उनसे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बनेंगे। तीसरा, भारत की स्थिति का महत्व इस बात से और भी स्पष्ट हो जाता है कि देश के साथ लगते महासागर का नाम, ठीक है, भारत अथवा हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर पड़ा। और चौथा, हिंद महासागर भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने में भी सहायक है। तो क्योंकि एकदम से तो कोई हमारे पास ऊपर अटैक नहीं कर सकता, अगर भूमि से जुड़ा होता है तो भूमि पर आक्रमण करना आसान हो जाता है, लेकिन क्योंकि भारत पानी से घिरा हुआ है तो भारत पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो समुद्र है वो एक तरीके से अवरोध पैदा करता है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की स्थिति एवं विस्तार की मुख्य विशेषताएं। तो भारत एक विशाल देश है, 7वें स्थान पर यह विश्व में आता है। क्षेत्रफल, भारत की पृष्ठभूमि जो भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच फैली हुई है। और देशांतर क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। इस प्रकार देश का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग 30 है, लगभग 30 डिग्री दोनों तरफ से आएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, उसी से किलोमीटर पर असर पड़ जाएगा। आगे देखते हैं हम। विषुवत के संदर्भ में भारत उत्तरी गोलार्ध तथा प्रधान देशांतर रेखा के संदर्भ में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो 0 डिग्री से हमने देखा था कि उत्तर दक्षिण 2 भागों में बट गया, तो उत्तरी गोलार्ध में है भारत। और 0 डिग्री मानक रेखा से हमने देखा था, ग्रीनविच रेखा से जो इंग्लैंड से गुजरती है, उससे पूर्वी गोलार्ध में है। तो इस प्रकार से हमारे समय का निर्धारण होता है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पे है, भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटती है और 8 राज्यों से गुजरती है ये होकर। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार हमने किया था 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933, और इसका क्षेत्रफल कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। पांचवा, भारत की स्थल रेखा कितनी है। स्थल रेखा का मतलब है जो हमारी टोटल हमारी सीमा है, ठीक है ना, भूमि सीमा है जो हमारी, वो कितनी है 1500 किलोमीटर, जो दूसरे देशों से हमारी लग रही है, यानी कि हमारा वहां तक हिस्सा है। तो वो टोटल कितना है 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। तो यानी कि ये तो है हमारी स्थल भूमि, और ये है समुद्री रेखा, तट रेखा कितनी है 7516.6 किलोमीटर। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण सभी अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार मार्गों का संगम है। परिणाम स्वरूप विश्व के लगभग सभी देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और इससे संबंधित जो PDF है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।